हम लोग अब जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सब कुछ पढ़ लिए हैं, है ना। अब हम लोगों को सिर्फ इसके बारे में बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली होता क्या है ये, है ना। तो एक्चुअली ये ट्रांसपिर आप लोग पढ़े हैं कि ये क्या है वो डीएनए से आरएनए बनेगा, है ना। उसको कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसको कहा जाएगा ट्रांसलेशन। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण इन अकॉर्डेंस विथ द कोड ऑन द एमआरएनए। एमआरएनए का जो कोड है उसके अनुसार जब पॉलीपेप्टाइड अथवा प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब जो है ना एक चीज़ और देखनी है हम लोगों को, है ना। सेंट्रल डॉगमा ऑफ, डॉगमा मतलब विचार ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का सेंट्रल डॉगमा क्या होता है ना, ठीक है ना। तो इट इज बाय क्रिक 1958 में दिया था, है ना। और इनके अनुसार, है ना, देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ information from DNA to mRNA and then polypeptide that is protein, है ना। डीएनए से ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, क्या बना, एमआरएनए, और एमआरएनए से ट्रांसलेशन, क्या बना, प्रोटीन का धागा पॉलीपेप्टाइड बन गया। इसी को कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। लेकिन फिर कुछ और आगे देखिए, बट टेमिन 1970 डिस्कवर्ड, इसने कुछ दूसरा भी खोजा। ये तो होता ही है ना। इनवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। इसका दूसरा नाम है बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए and again RNA to polypeptide, है ना।
कहाँ पाया जाता है ये? रेट्रोवायरस। HIV में पाया जाता है, रेट्रोवायरस में। क्या होता है ये? तो देखिए, ये DNA हो गया और ये वो RNA वायरस है, RNA। तो RNA से पहले DNA बनेगा, इसको इस तरह लिखा जाए। RNA से क्या बनेगा? पहले DNA, और फिर DNA से बनेगा RNA। ये हो जाएगा बाई डायरेक्शनल, है ना। और तब फिर यहाँ से ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ये हो गया, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन, है ना। और फिर यहाँ से अब ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन द्वारा क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड, दैट इज प्रोटीन। DNA से RNA बनेगा, उसको ट्रांसलेशन। RNA से DNA बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, है ना, एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, टेक्स पार्ट। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम लगता है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन में लगता है तो सब मालूम है आप लोगों को, है ना। जो इसमें लगेगा उसका नाम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टेक्स पार्ट इन इट, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड, दिस वाज कॉल्ड, लिखिए, टेमिन ने खोजा था इसलिए इसको टेमिनिज्म कहा गया। समझ में आया? यहाँ DNA से RNA बना, R से प्रोटीन, इसको कहा गया यूनिडायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। यहाँ देखिए, पहले RNA से DNA, और फिर DNA से फिर RNA, और DNA से फिर RNA, और तब वो पॉलीपेप्टाइड। इसलिए उसको तो बाई डायरेक्शनल कहेंगे या इन्वर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे। वहाँ RNA में इंफॉर्मेशन है, वो DNA को दे रहा है, फिर DNA RNA बना रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ बात है इसका, है ना। अब हम लोग आगे देखें इसमें, है ना। इसको तो अब मिटाना पड़ेगा, है ना। अब मैकेनिज्म कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो चलिए, ये हो गया। अब एक और हेडिंग करेंगे हम, है, उसका नाम होगा टूल्स और मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन से हथियार यूज होते हैं, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। सीधे पहले नाम लिख दीजिए, है ना। पहला नाम लिखा जाए राइबोसोम, यही तो राइबोसोम फैक्ट्री है उसका। दूसरा नाम लिखा जाए ना mRNA, तीसरा नाम लिखा जाए tRNA, चौथा नाम लिखा जाए इसमें, है ना, एंजाइम,
एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम का नाम है ये, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण तो छूट ही गया, एमाइनो एसिड्स नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा वो एमाइनो एसिड्स। और एक और नाम लिख सकते हैं हम लोग, इनिशिएशन कैसे शुरू होगा, कौन भाग लेगा इसमें, इनिशिएशन फैक्टर्स, ये सिर्फ प्रोटीन होता है, प्रोटीन का बना हुआ ये इनिशिएशन में प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। ये 6 पॉइंट हम लोग देखना है ना, राइबोसोम, एमआरएनए, टीआरएनए, तो सब पहले से पढ़े हुए हम लोग, है ना। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग खाली देखेंगे, है ना, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा इसमें। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो ये जो है ना कई स्टेप में हम लोग देखेंगे इसको। पहला स्टेप है इसका, है ना, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स, एमाइनो एसिड्स का एक्टिवेशन। अब हमको उसको मिटाने दीजिए, नहीं तो आप लोग इसको कहाँ समझ पाते हैं जल्दी। अब जरा देखिए तो यही ना एक सेल बनाए थे, ये सेल हो गया, ओह, ये सेल हो गया, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ ईआर पर लगा रहता है राइबोसोम, इसमें रहता है डीएनए बना देगा एमआरएनए, और एमआरएनए यहाँ से निकलेगा और आकर राइबोसोम पर अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन का सब ये एमिनो एसिड यहाँ पर सेल में पड़ा रहता है। प्रोटीन टूटेगा तो एमिनो एसिड नहीं बनाएगा, तो उस एमिनो एसिड वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें कि एमिनो एसिड्स, इस तरह लिखेंगे हम, इसमें एटीपी खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी है ये। अब प्लस एंजाइम भाग लेगा, यहाँ एमिनो एसाइल यहाँ लिखे हुए हैं, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, खाली एंजाइम इस तरह दे दीजिए, प्लस एंजाइम। ये एंजाइम क्या है, ये हो गया एमाइनो एसिड्स, ये हो जाएगा एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। यहाँ एमजी आयन भी खर्च होगा, और अब ये बन जाएगा एमाइनो एसिड। देखिए यहाँ जहाँ प्लस आ जाएगा समझ लीजिए कि अलग है एमाइनो एसिड, इसमें से 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, तो एटीपी अब एएमपी बचेगा, है ना, और एंजाइम, तीनों को जोड़ दीजिए, और यहाँ से क्या निकाल रहे हैं आप, प्लस 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट निकालना है। ये एमिनो एसिड, ये है एमिनो एसिड ट्राईफॉस्फेट, ये है एमिनो एसिड मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट निकल गया। तो अब ये बचा कॉम्प्लेक्स एक, है ना, ये हो गया
इसका नाम हो जाएगा एमाइनो एसाइल टीआरएनए एंजाइम टीआरएनए एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, इसका नाम बता रहे हैं, है ना। ये हो जाएगा एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स नाम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब वहाँ पर वो एंजाइम एक्टिव हो गया। कल आप लोगों को टीआरएनए पढ़ाए थे, है ना, तो उसमें बताए थे कि ये हो जाएगा ये रहा ये जो बताए थे, है ना। इसमें एक बात छूट भी गई है, बहुत टाइम लगेगा लगता है आज। ये 3 इंड हो गया, ये 5 इंड हो गया। इसको बताए थे स्टेम है, ये लूप है सब, है ना। एंटीकोडॉन साइट यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ना, इसी का नाम बताए थे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, यहाँ रहता है, इस पे बताए थे। एक और बात इसमें जो थोड़ी सी यहाँ पर बात जान लीजिए आप, है ना। डीएनए जो है ना, हम लोगों का डीएनए है, उसका मॉडिफिकेशन, उसमें जो बेस पाया जाता है एटीजीसी, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होती है। आरएनए में भी जो नॉर्मल आरएनए है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होती है। AUGC बेस रहता है या उसमें उसी का ट्राइफॉस्फेट रहता है या मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट कुछ भी रहेगा। AMP GMP CMP TMP, यहाँ तो समझ में आ रही है। लेकिन ये टीआरएनए जो है ना कुछ मॉडिफाइड बेस रखता है, वही बेस मॉडिफाई कर गया है ना। ये टीआरएनए इसको नोट कर लीजिएगा, उसी में टीआरएनए में, है ना। टीआरएनए हैज सम मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स या बेसेज। अरे बेस में आप जोड़ दीजिएगा फॉस्फेट और शुगर तो हो जाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। एग्जाम्पल इसका देखिए, डाईहाइड्रो यूरिडीन है तो यूरासिल में शुगर तो यूरिडीन नहीं हो जाता है, वही रूपांतरित हो गया है। इसको कहा जाता है DHU, इसलिए ना इसका DHU नाम रखे थे, है ना। और इसलिए इसका नाम है DHU स्टेम, इसका नाम है DHU आर्म। दूसरा है सूडोयूरिडीन, इसी को दिखाया जाता है साई से, इसलिए इसका नाम लिखे थे यहाँ TSAICR। और एक और है ना, थाइमिडीन, इसको T से दर्शाया जाता है। ये 3 जो है ना मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो कहीं भी बॉडी में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ टीआरएनए में पाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी एमिनो एसाइल वाला समझ में आ गया। कल आप लोगों को बताया थे टीआरएनए आएगा, है ना, और इस आर्म से इसको पढ़ेगा, पहले राइबोसोम को खोज लेगा, राइबोसोम का ये पार्ट जो है ना उसको पढ़ लेगा, सब आज मिलेगा, है ना। ये जो है ना वही अब एमिनो, ये जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देगा, एमिनो एसिड को जाकर एक्टिव बना देगा, और तब ले आकर इससे उसको जोड़ देगा, आज सब मिलेगा वो, है ना। फिर देखिए, ये तो हो गया एक स्टेप। दूसरा स्टेप जो है ना उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब क्या करें,
फिर सबमिटा में इस फॉर्मूला के हिसाब से लेकर चलिएगा ना। एनसीईआरटी नहीं दिया है उस तरह, सोचते रह जाइएगा कैसे हो रहा है ये सब, कुछ नहीं, सब इधर उधर कर दिया है, वो कोई लाइन समझ में नहीं आएगा। चलिए दूसरा स्टेप देखिए। अब दूसरा स्टेप जो है ना इसका, वो है ना फॉर्मेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। एक साल आया था क्वेश्चन तुम लोगों को, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का चार्जिंग क्या है, ठीक है ना। लिखिए, इट इज अटैचमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स विथ टीआरएनए। टीआरएनए से एमिनो एसिड अब एक्टिव हो गया है, और टीआरएनए से जाकर जुटेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर 3 पर जुटेगा, इसको नहीं बताता है अटैचमेंट साइट, ये एमिनो एसिड है, तब इसको हम लोग कहेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसका फॉर्मूला के हिसाब से देखिए, उधर जो देखे थे हम लोग है ना कि एमिनो एसिड और एमिनो एसिड आकर जुटा था किससे, मिटा दिए, उसी सूत्र लेकर आगे बढ़ना है हम लोग। एमिनो एसिड आकर जुट गया था एंजाइम, ओ यहाँ पर एएमपी है एक, एएमपी और एंजाइम, इसका नाम हम लोग लिखे हुए हैं, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है ना कॉम्प्लेक्स। उसमें अब क्या करना है आपको, टीआरएनए जोड़ना है ना। इस तरह अब जो है ना देखिए, ये हो जाएगा एमिनो एसिड से जुट गया टीआरएनए, और अब यहाँ पर ये एंजाइम भी बाहर निकल जाएगा और एएमपी भी। देखिए एंजाइम बाहर हो गया और एएमपी भी बाहर हो गया। यहाँ प्लस दे देंगे समझिए अलग हो गया, यहाँ इस तरह रहेगा डैश, समझिए दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कहेंगे एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, टीआरएनए कॉम्प्लेक्स इसका नाम हो जाएगा। अब तीसरे स्टेप में आइए, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए स्मॉलर। इसको आप कैसे आप दिखाइएगा, कुछ नहीं करना है, इसको ये बताया था ना 3D स्ट्रक्चर इसका इस तरह रहेगा, इसमें खाली एमिनो एसिड जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा ये स्ट्रक्चर इसका। ये हो गया टीआरएनए और इस पर ऊपर आ गया ये एमिनो एसिड जुट गया। अब अगला हेडिंग होगा फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए और स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ देखिए, ये राइबोसोम का छोटा यूनिट है हम लोगों का है, अगर तो कितना का होगा ये 40S का है ना। और इस पर जो है ना इस तरह एमआरएनए आकर जुड़ जाएगा, इस पर सब कोडॉन है, इसको कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 40S फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, 40S सब यूनिट प्लस एमआरएनए, ये हो जाएगा
40s mRNA कॉम्प्लेक्स, इसका नाम हो जाएगा 40s mRNA कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, 40s mRNA हो गया। इसका नाम हम लोग क्या देंगे, 40s mRNA कॉम्प्लेक्स, पूरा नाम हो जाएगा इसका। ठीक है ना। अब चौथा स्टेप पर आइए, है ना, फॉर्मेशन ऑफ (40s mRNA, 40s mRNA and tRNA, चार्ज tRNA लिखिए, चार्ज tRNA कॉम्प्लेक्स एंड चार्ज्ड, जिस पर एमिनो एसिड जुट चुका है, चार्ज tRNA कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 40s राइबोसोम, है ना, और इस पर इस तरह mRNA जुट गया है। हो गया ना। अब जो tRNA है वो आएगा और इससे जुट जाएगा। ये तो एमिनो एसिड ऑलरेडी रखा हुआ है ना। पहला कोड ये कौन होगा, स्टार्ट कोडॉन, AUG या GUG, मिथियोनिन या वैलिन, आकर से जुट जाएगा। इसी का नाम है 40s mRNA एंड चार्ज tRNA कॉम्प्लेक्स, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोगों को इसको आप लोग उतार लीजिएगा, है ना। सिस्टमेटिक देखिए, पहले एमिनो एसिड जो उस सेल में पड़ा हुआ है वो सब एक्टिव हुआ, एक्टिवेट हो किया गया उसको ATP देकर। तो अब जो है ना दूसरा स्टेप में देखें हम लोग, एमिनो एसिड को लेकर जोड़ दिया गया। तीसरा स्टेप में देखिए mRNA जाकर सब यूनिट से अटैच, स्मॉलर से अटैच होगा, और तब देखिए tRNA आकर उसे अटैच हो गया। अब एक ही चीज़ है, लार्जर सब यूनिट आकर इसको ऊपर से बैठ जाएगा, है ना। अब चौथा स्टेप में जाएंगे हम लोग, है ना, चौथा पांचवा स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ ATS mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स। अब आगे देखिए तो यहाँ तक तो बन ही चुका है, ये 40s हो गया, है ना, और इसमें mRNA भी आ गया है, इसमें mRNA भी इससे जुट गया है ना, और यहाँ पर tRNA भी आकर इससे जुट गया है एमिनो एसिड लेकर। अब जो है ना 60s जो सब यूनिट है ना, वो आकर इसी पर अटैच हो जाएगा। ये हो जाएगा 60s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, आकर इसी से अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ 60s mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर पहला में तो एंटीजन देखे थे हम लोग, है ना, और यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर लिखना पड़ेगा, है ना।
इनिशिएशन फैक्टर में ई एल इनिशिएशन फैक्टर, ई का मतलब है यूकैरियोट, है ना, यहाँ मतलब हो जाएगा ई एल, एफ का मतलब हो जाएगा यूकैरियोट में प्रोकैरियोट का अलग होता है, जो हम लोग को नहीं पढ़ना है। यूकैरियोट वही है, यूकैरियोट इनिशिएशन फैक्टर, है ना, यहाँ पर लगेगा इनिशिएशन फैक्टर 2, ठीक है। और ये जो चौथा है ना, इसमें तो हम लोग इसका भी इक्वेशन लिख दिया जाए, यही ना है ये, यहाँ भी तो नहीं लिखे हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसी में आकर टी जोड़ तो ये हो जाएगा 40s, खाली इक्वेशन और याद रखिए, उतना ही काम चल जाएगा। और tRNA कॉम्प्लेक्स बन गया है ये, है ना। यहाँ हो जाएगा 40s mRNA और प्लस tRNA अब आ गया, अब ये बन जाएगा 40s mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और इसका हो जाएगा, अब इसी में जोड़ना है हम लोगों को 40s mRNA tRNA प्लस खाली 60s जोड़ देना है सब यूनिट, और तब ये हो जाएगा 80s mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स, पूरा ये बन गया, ठीक है ना। अब तो बन गया, अब तो खाली एक ही काम है ना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। अब हम लोग फिर इसको मिटाएंगे इधर का, है ना, और अब हम लोग अब प्रोटीन का निर्माण देखें। कॉपी में उतार कर फॉर्मूलों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, उतना ही सही सब समझ में आ जाता है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कुछ भी लैंग्वेज दे सकते हैं, नहीं न ही दे सकते हैं, उतना ही काम चल जाएगा, है ना। और अब हम लोग देखेंगे ये 5वां पॉइंट, ये 6ठा पॉइंट, चेन इलॉन्गेशन। चेन इलॉन्गेशन, चेन इलॉन्गेशन में क्या होगा, है ना, कि अब एक और फिगर हमको बनाने दीजिए। ये हो गया 40s और इस पर है इस तरह mRNA, यहाँ पर tRNA ऑक्युपाई किए हुआ है, ये स्टार्ट कोडॉन को ऑक्युपाई किए हुआ है, थोड़ा दूर दूर बनाने दीजिए। और अब इसी के ऊपर से आ गया है 60s सब यूनिट, है ना, कैप की तरह कर ऊपर से वो बैठ जाता है, ये कैप की तरह आकर ऊपर से ये अटैच हो गया है। अब बता रहे हैं आप लोगों को कि इसमें 2 स्लॉट होता है, 2 जगह है इसमें, एक जगह ये है और दूसरा जगह एक और है, इसका नाम है ए साइट, इस जगह का नाम है ए साइट, एक्सेप्टर साइट। और इसका नाम है पी साइट, साइट माने जगह,
है ना, पेप्टिडाइल साइट, पेप्टिडाइल साइट या पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट नाम है इसका ना, या दूसरा नाम है इसका डी साइट, डोनर साइट, डोनर साइट, डोनेट करने वाला साइट। अब देखिए, अब इसमें एक एमिनो एसिड लेकर पड़ा हुआ है टीआरएनए, और अब दूसरा टीआरएनए एक और आ रहा है जो ए साइट में पहुंचेगा इसको रीड करके, है ना। और देखिए इसमें भी ये एमिनो एसिड लेकर पड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि इसमें 2 स्लॉट है, एक स्लॉट में तो पहले ही से टीआरएनए है, स्टार्ट कोडॉन वाला, इस पर जो कोडॉन होगा AUG या GUG होगा, और दूसरा टीआरएनए फिर पढ़ के आया कौन सा एमिनो एसिड जुटेगा, एमिनो एसिड को ले आकर यहाँ पर पहुँच गया और वो एक्सेप्टर में ए साइट में पहुँच गया, ठीक है ना। अब क्या होगा आगे, थोड़ा सा मूवमेंट होगा, ठीक से समझिएगा आप। थोड़ा सा ये जो है ना राइबोसोम मूव करेगा, तब ये mRNA इधर आएगा। जिस तरह सिलाई मशीन देखते हैं ना, सिलाई मशीन में कपड़ा आगे की ओर भागता जाता है, पीछे से कपड़ा घुसता जाता है, उसी तरह यहाँ mRNA इधर जाएगा और ये जो कोडॉन है यहाँ पर पहुँचता जाएगा, और इस कोडॉन के अनुसार यहाँ पर टीआरएनए आकर ए साइट को लेगा। अब ए साइट वाला जो है ना वो पहुँच जाएगा कहाँ, पी साइट में, और एक बाहर आ जाएगा। और इस तरह फिगर कितना बनाया जाए, चलिए एक और फिगर बना देते हैं। ये हो गया एनसीईआरटी में मात्र एक फिगर है, पी साइट और ए साइट हो गया। अब इसमें जो था ये था वो आ गया यहाँ पर, और इसमें फिर नया टीआरएनए पहुँच गया। यहाँ पर है mRNA, है ना। mRNA अब इधर निकलता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, डिजेनरेट करता जाएगा, और यहाँ पर जो टीआरएनए पहले से था वो टीआरएनए देखिए यहाँ आ गया, यहाँ पर टीआरएनए यहाँ आ गया, और यहाँ पर इसका बॉन्ड, एक एमिनो एसिड 2 एमिनो एसिड के बीच में कौन बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा सब ये एमिनो एसिड जुटते जाएंगे, और देर सवेर ये कैसा होगा, प्रोटीन का धागा इस तरह यहाँ पर ये एमिनो एसिड हो गया, एमिनो एसिड हो गया, एमिनो एसिड हो गया, और इस तरह ये पॉलीपेप्टाइड का धागा इस तरह बनता चला जाएगा। ये इसमें आएगा, अब देखिए ये फिर इसमें आ जाएगा और इसमें नया आ जाएगा, और 2 एमिनो एसिड जो एक साथ रहेंगे उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जाएगा, और इस तरह प्रोटीन का धागा बनता चला जाएगा। ये इधर शिफ्ट होगा, इस शिफ्ट होने में भी ट्रांसलोकेज एंजाइम भाग लेता है, और इस तरह राइबोसोम शिफ्ट होता जाएगा और mRNA इस तरह बाहर निकलता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा लिख दें हम, है ना, 60S सब यूनिट has 2 sites ए साइट हो जाएगा एक्सेप्टर साइट, जो एक्सेप्ट करेगा, और दूसरा यहाँ लिख देते हैं डी साइट, जो डोनेट करेगा वो आगे निकल जाएगा वो, है ना, डी साइट, डोनर साइट, डोनर साइट। ड्यू टू शिफ्ट इन राइबोसोम, राइबोसोम में शिफ्ट होगा, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसलोकेज एंजाइम,
mRNA is translated into peptide, into polypeptide, पॉलीपेप्टाइड में ट्रांसलेट होता जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो बहुत क्लियर होगा। ठीक से इसको लिख कर थोड़ा देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट बनाइए, इसमें आप लोग पढ़ते नहीं हैं तो कैसे कॉन्सेप्ट आएगा। शुरू से सारा वीडियो पढ़िएगा तब समझ में आएगा। तो कल ही कह रहे थे कि अगर क्लास में रहता ऑफलाइन में तो इसको हम लोग एक टॉपिक को पढ़ाकर उसको याद करा दिया जाता है, टेस्ट ले जाता है, दूसरा टॉपिक पे जाया जाता है, या 2 टॉपिक एक साथ भी। लेकिन यहाँ तो कोई उपाय है नहीं। ठीक है ना, हो गया ये। अब आएगा 7वां पॉइंट, रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब ये पॉलीपेप्टाइड रिलीज का कैसे होगा? पॉलीपेप्टाइड है ना, इट इज बाय रिलीज फैक्टर ई, रिलीज फैक्टर EFR है ना, वो पॉलीपेप्टाइड अब बाहर निकल जाएगा है ना। रिलीज्ड polypeptide is called nascent का मतलब नवजात, नेसेंट पॉलीपेप्टाइड। अभी नया नया बना है। आप लोग पॉलीपेप्टाइड पढ़े हैं प्रोटीन में, तो आपको मालूम है कि नया पॉलीपेप्टाइड जब बनेगा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहेगा, सीधा रहेगा वो। ठीक है ना, तो क्या होगा उसमें फोल्डिंग एंड क्वाइलिंग होगा, तो सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर प्राप्त करेगा, तब जाकर वो फंक्शनल होगा है ना। हाँ, इट undergoes folding to attain 2D और 3D स्ट्रक्चर। और 3D स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर जब बनेगा तब क्या होगा? ये फंक्शनल होगा। है ना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें है ना, जरा उसको देख लीजिए, वो कहीं इसमें मिलेगा नहीं, एक ही लाइन में है वो है ना, कि हम लोग देखे थे RNA कल, उसमें था कि 23S RNA है एक है ना। ये इंजाइम की तरह काम करता है। ये क्वेश्चन है NCERT में दिए हुआ है। ये इंजाइम acts as enzyme, तो 23S तो सिर्फ पाया जाता है प्रोकैरियोट में। एक्ट्स एज एंजाइम है ना, राइबोजाइम, इसको राइबोजाइम भी कहा जाता है। ये दिमाग में रखिएगा, NCERT में देगा। RNA का जो 23S RNA है वो इंजाइम की तरह काम करता है, जिसका नाम है राइबोजाइम। ठीक है, तो हम लोग शुरू में क्या देखें, ट्रांसलेशन किसको कहेंगे? तो mRNA पे जो कोड था प्रोटीन बन जाएगा ट्रांसलेशन। दूसरा देखें हम लोग है ना, सेंट्रल डॉगमा, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। दूसरा देखें, दोनों डायरेक्शन हो सकता है। जिस जीव में RNA पाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल, तो RNA से पहले DNA बनाएगा, तब DNA से RNA, उसको इन्वर्स फ्लो कहेंगे। उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करेगा। तब हम लोग आ गए कि कौन कौन सा टूल्स इसमें इस्तेमाल होगा। हम लोग सब देख ही लिए।
मैकेनिज्म पाए हम लोग, तो पहले एमिनो एसिड को एक्टिव बनाया गया, फिर उसको एमिनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ा गया, फिर इधर छोटा आरएनए ये स्मॉलर सब यूनिट से मैसेंजर आरएनए को जोड़ा गया, और उस तब टीआरएनए को जोड़ा गया, और टीआरएनए आकर यहाँ देखिए ऑक्युपाई किए हुआ था फर्स्ट स्टार्ट कोडॉन को, और तब ऊपर से इसको कैप की तरह 60S आकर जुड़ गया, कंप्लीट राइबोसोम बन गया। अब बता रहे हैं कि ये शिफ्ट होता जाएगा, एमआरएनए इधर जाकर डिसइंटीग्रेट करता जाएगा, टूटता जाएगा, एमिनो एसिड जो दो यहाँ पर आया दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरह एमिनो एसिड टीआरएनए इधर गया और इस तरह प्रोटीन का धागा बनता जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये जाकर स्टॉप कोडॉन पर पहुँचेगा, बस समझ आ रही है, यहाँ स्टॉप कोडॉन हुआ लास्ट में, बस रिलीज फैक्टर तुरंत उसको, अब आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होना है, टीआरएनए आकर जो टीआरएनए आकर पढ़ लेगा, उसको एंटी कोडॉन लेकर आएगा, उसको रीड कर लेगा, वो इतना स्टॉप कोडॉन है चला जाएगा, तब वहीं रिलीज हो जाएगा, ये है ना, हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस, और रिलीज फैक्टर उसको रिलीज कर देगा। तो रिलीज होगा तो सीधा रहेगा, फंक्शन नहीं है वो, प्रोटीन में पढ़े थे आप लोग, फोल्डिंग क्वाइलिंग होगा, तब जाकर वो क्या बनेगा, फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये रहा, देखने में तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़ी गजर वजर है, लेकिन ठीक से उसको सब नोट करके आप पढ़िएगा ना, तुरंत समझ में आ जाता है, क्योंकि सबका बैकग्राउंड या आउटलाइन हम पहले ही दे चुके हैं। वही ना, डीएनए से कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है वो देखे हम लोग, जेनेटिक मटेरियल कौन है सब देखे हम लोग, पैकेजिंग उसका देखे हम लोग, आरएनए पर आए हम लोग, है ना, तो आरएनए का पूरा स्ट्रक्चर देखे, सब तैयारी हो रही थी इसी दिन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस की। अब हम लोग जानते हैं आगे क्या पढ़ना है, डीएनए मैसेंजर आरएनए तो बना दिया, मैसेज तो लिख दिया, इस तरह का प्रोटीन जाकर बनवाओ, लेकिन अगर वो मैसेज में कहीं परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो प्रोटीन पे गलत बनेगा। वही चीज़ हम लोगों को कल पढ़ना है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के यहाँ सिर्फ जीन म्यूटेशन देखेंगे हम लोग, और प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाएंगे ना, तो उसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन दोनों देखेंगे हम। ठीक है, तो ये रहा प्रोटीन सिंथेसिस, और आगे हम लोग अब म्यूटेशन कल देखेंगे। ठीक है, तब तो हम लोग बहुत ख़त्म कर देंगे अब।